नमस्कार, मैं अजय कुमार। हम लोग कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह उसी अध्याय का दूसरा पार्ट है जिसमें हम नई जानकारियों को सीखेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर से तो आप उस वीडियो को अवश्य देख ले, क्योंकि अगर आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो दूसरा वीडियो समझने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। और अगर आप सारे अध्याय को जो है अगर क्रम से सीखते हैं तो आपको ज्यादा ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस अध्याय का पहला पार्ट जो है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उससे पहला जो पार्ट है उसे अवश्य देख लें, उसके बाद यह दूसरा पार्ट देखें तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने पहले पार्ट में फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के विजयों के बारे में, साथ ही साथ नेपोलियन के बढ़ते साम्राज्य और नेपोलियन के संघर्ष तथा बाद में यूरोप के अन्य देशों द्वारा जो है नेपोलियन के बहिष्कार और नेपोलियन के विरोध के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार से हुआ और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके सामने रख दिया है और हम लोग एक एक करके इस सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वह पहला पॉइंट है मध्य 18वीं सदी का यूरोप। तो पहला पॉइंट हमें समझना है मध्य 18वीं सदी के यूरोप के बारे में। अगर हम उस समय के यानी मध्य 18वीं सदी के यूरोप की बात करें तो उसकी स्थिति जो है जो अभी हम देख रहे हैं इस प्रकार से नहीं थी। यानी वहां पर राष्ट्र राज्य या फिर कोई देश नहीं हुआ करता था। वहां पर सारे क्षेत्र जो है राजतंत्र राजशाहियों में बटे हुए थे। मुख्य रूप से यूरोप के जो देश थे वह राजशाहियों, डच और कैंटनों में बटे हुए थे। यानी यहाँ पर कोई भी राष्ट्र राज्य या एक देश नहीं था। कई सारे स्तर पर यहाँ पर क्षेत्र बटे हुए थे जिनमें से मुख्य रूप से राजशाहियों, डच और कैंटनों में बटे हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इतनी सारी जब क्षेत्र होंगे, इतने सारे जब राजशाही परिवार होंगे, इतने सारे राजतंत्र होंगे तो वहां पर और भी कई सारी विविधताएं होंगी और उनमें वाकई में इतनी ज्यादा विविधताएं थी जो अगर हम देखें उस समय की विविधताओं को तो यह अनुमान लगाना कि वहां पे राष्ट्रीय एकीकरण हो सकता है, वहां पर राजनीतिक एकीकरण हो सकता है, यह जो है असंभव सा लगता है। तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या क्या विविधताएं थी। तो अगर हम विविधताओं की बात करें तो वहां पर सबसे पहले भाषा के आधार पे विविधताएं पाई जाती थी। यानी यूरोप के जो सारे देश, सारे क्षेत्र थे वहां पर अलग अलग बोली भाषा बोलने वाले लोग थे। उनका खान पान यह भी जो है अलग अलग था। इनमें भी काफी सारी विविधताएं थी। रहन सहन में विविधताएं थी तथा इनकी पहचान भी बिल्कुल अलग अलग ही थी। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जब उस समय यूरोप में इतनी सारी विविधताएं थी तो आखिर वह कौन सी शक्ति थी जिन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक सवाल खड़ा होता है कि राजनीतिक एकता क्या हो सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। इतनी सारी विविधताओं के बावजूद जो है राजनीतिक एकता की कल्पना करना भी संभव नहीं था। यानी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी राजनीतिक एकता की। आगे हम देखते हैं कि आखिर वहां पर कुछ ऐसी बात थी जो लोगों को जोड़ने का काम करती थी और वह एक खास बात क्या थी? तो सम्राट के प्रति सभी लोगों में निष्ठा। यानी सम्राट के प्रति जो सभी लोगों में निष्ठा थी, एक यही कारण था जो सभी को एक सूत्र में बांधे रखती थी। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सम्राट के प्रति जो सभी लोगों की निष्ठा थी, इसके कारण ही सभी लोग एक सूत्र में बंधे हुए थे। अगला जो हमारा पॉइंट है यह है कुलीन वर्ग से संबंधित। अब हम जानेंगे कि कुलीन वर्ग होते क्या हैं। तो अगर हम कुलीन वर्ग की बात करें तो यह एक उच्च वर्ग पादरी वर्ग होते थे जिनको जन्मजात कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। जैसे कि हम यहाँ पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं कि कुलीन वर्ग कौन होते थे। तो यह ऊंचे वर्ग होते थे और पादरी वर्ग होते थे। इनको जन्मजात कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। जन्मजात कुछ विशेष इनको जागीरदार के ये मालिक बने होते थे। इनके पास भूमि के अधिकार थे, भूमि का यह मालिक हुआ करता था और इनकी जो भाषा थी यह फ्रेंच भाषा बोलते थे। जो कुलीन वर्ग होते थे उस समय वह कौन सी भाषा बोलते थे? तो फ्रेंच भाषा बोलते थे और वह भूमि के जो है मालिक होते थे,
जन्मजात उन्हें जागीरदार प्राप्त होती थी, जन्मजात वह उच्च वर्ग के नाम से जाने जाते थे। आगे बात करते हैं कि भूदास यानी जो कुलीन वर्ग थे, यह जमींदार बड़े जमीन के मालिक हुआ करते थे और काम करवाने के लिए यह छोटे किसान या फिर भूदास को रखते थे, जिससे यह खेतों में या जमीनों पर काम करवाया करते थे। इनके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जनसंख्या जो है बहुत ही कम थी। कुलीन वर्ग की जनसंख्या बहुत ही कम थी। यहाँ पर जो है किसानों की, छोटे किसानों की जनसंख्या ज्यादा थी, लेकिन फिर भी जो है कम जनसंख्या वाले कुलीन वर्ग ही जो है यहाँ ऊंचे वर्ग के लोग थे और इनके द्वारा ही जो है लगभग शासन चलता था। आगे हम बात करते हैं कि कुलीन वर्ग जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते थे, वह मिलजुल कर रहते थे। उसका एक कारण था वैवाहिक संबंध। जो भी कुलीन वर्ग होते थे वह एक स्थान के दूसरे स्थान के कुलीन वर्ग के परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, जिनसे कि उनमें एकता होती थी, उनमें मेलभाव होती थी और वे लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कुलीन वर्ग जो है एक ऐसा वर्ग था जो कभी भी नहीं चाहता था कि राजतंत्र खत्म हो, क्योंकि कुलीन वर्ग को राजतंत्र से ही बहुत ज्यादा फायदा होता था। इसलिए यह एक ऐसा वर्ग था जो कभी नहीं चाहता था कि राजतंत्र खत्म हो। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है यह है नए मध्यम वर्ग। यह नए मध्यम वर्ग होते कौन थे? तो चूंकि इस समय में मध्य 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो इस समय में औद्योगिक दौर शुरू हो चुका था। उद्योगों का लगना, नई नई चीजों का बनना, फैक्ट्रियों का चलना, ये सारी चीज संभव थी उस समय में। तो औद्योगिक उत्पादन और व्यापार बढ़ने से, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार बढ़ने से एक नए वर्ग का जो है उद्भव हुआ और वह नया वर्ग था नए मध्यम वर्ग। अब नए मध्यम वर्ग में कौन कौन होते थे? तो इनमें मुख्य रूप से श्रमिक, मध्यवर्गीय उद्योगपति, व्यापारी एवं सेवाकर्मी, यह मुख्य लोग थे जो कि मध्यम वर्ग में आते थे और यह नए मध्य वर्ग थे। और इनका जो शुरुआत हुआ, इनका जो उद्भव हुआ, यह कब से हुआ? तो औद्योगिक उत्पादन और व्यापार के बढ़ने से। क्योंकि जब औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, व्यापार बढ़ा, तो ये लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वहां की स्थितियों का मुआयना करते थे, वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। और इसमें खासकर जो एक लोग थे, एक वर्ग थे, वह थे शिक्षित वर्ग। यहाँ पर मुख्य रूप से शिक्षित वर्ग थे और मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता है। तो चूंकि बुर्जुआ वर्ग में मुख्य रूप से शिक्षित वर्ग थे, छात्र थे, शिक्षक थे, पढ़े लिखे लोग थे, सेवाकर्मी थे, डॉक्टर, चिकित्सक जिसे हम कहते हैं, या फिर अधिकारी वर्ग के लोग थे। तो इन लोगों के द्वारा जब यह देखा गया कि हम कई ऐसे अधिकार हैं जिनसे हम वंचित हैं, क्योंकि जो कुलीन वर्ग हैं इनको जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त है, यह हम पर अधिकार जमाते हैं, हमें जो है बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता है, हमें अपनी मेहनत के लिए जो है जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है, हम पर जो है यह जुल्म करते हैं कुलीन वर्ग और हम पर यह अपना अधिकार जमाते हैं। इससे इन नए मध्यम वर्गों में एक नई सोच जो है उत्पन्न होती है और यह चाहते हैं कि उदारवाद का उदय हो। यह उदारवादी विचारधाराओं से जो है ओत प्रोत हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं उदारवाद राष्ट्र के मायने। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह जो नए मध्यम वर्ग थे यह उदारवादी विचारों से ओतप्रोत हो चुके थे। अब उदारवादी विचारधारा का मतलब क्या है? तो उदारवाद का मतलब होता है छूट। उदारवाद का मतलब है छूट। यह एक लैटिन शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब आजादी से लिया जाता है। और अगर हम उदारवाद के राष्ट्र के मायने देखें तो यह था कि संकीर्णताओं से मुक्त करना तथा छूट देना। यानी अगर हम उदारवाद राष्ट्र के असल मायने को देखेंगे और उदारवाद को समझने का प्रयास करेंगे तो उदारवाद का मतलब होता है संकीर्णताओं से मुक्त करना तथा छूट देना। यह छूट कैसा? तो उसे राजनीतिक छूट मिले, उन्हें आर्थिक छूट मिले, वह भी एक जगह से दूसरी जगह जा सके, अपने क्षेत्र में व्यापार कर सके और हर कार्य में जो है वह भागीदार हो सके, वह भी जो है अपनी संपत्ति का मालिक हो सके, उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो और सभी में समानता का भाव हो। इसके अंतर्गत जो हम अगला पॉइंट देखेंगे वह क्या है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून में समानता। यह जो उदारवाद विचारधारा के लोग चाहते थे वह क्या चाहते थे? तो उनमें से एक पॉइंट है व्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी जो भी व्यक्ति है वह स्वतंत्र हो अपने अधिकारों के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने कार्य के लिए, इसमें कोई बाध्यताएं नहीं हो। और साथ ही साथ
यह कानून के समक्ष जो है समानता चाहते थे कि कानून के समक्ष जो कुलीन वर्ग को एक विशेष अधिकार प्राप्त है, वह अधिकार जो है सभी को प्राप्त हो, सभी को कानून के समक्ष समानता प्राप्त हो। इसके बाद हम बात करते हैं निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संविधान और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। उस समय जो राजतंत्र थी वह निरंकुश राजतंत्र हुआ करती थी, जिसके द्वारा जो है कुलीन वर्ग तो ज्यादा उच्च श्रेणी के थे, इनको ज्यादा छूट मिलती थी, लेकिन मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना होता था। इसलिए यह मध्यम वर्ग जो थे यह चाहते थे कि निरंकुश राजतंत्र खत्म हो और इसके स्थान पर क्या आए, तो संविधान और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हो। अगर हम इतिहास के पन्ने में देखेंगे तो लगभग इतिहास के हर पन्ने में हमें मध्यम वर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका नजर आएगी। हर आंदोलन में, हर कार्य में मध्यम वर्ग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यहाँ भी यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए जो है मध्यम वर्ग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। अब हम बात करते हैं मताधिकार में बदलाव। मताधिकार में बदलाव की बात करें तो मताधिकार का जो अधिकार था, यानी मत देने का अधिकार, वह सभी लोगों के पास नहीं था। वह कुछ उच्च वर्ग के लोगों तथा पूंजीपति लोगों और रईसों यानी अमीरों के पास ही हुआ करता था, जिससे कि आम जनता में जो है यह एक आक्रोश था, मध्यम वर्ग में एक आक्रोश था। और यहाँ पर मत देने का अधिकार न ही महिलाओं को था और न ही मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को था, सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही मत देने का अधिकार था, जिसके लिए जो मध्यम वर्ग के लोग, जो आम लोग थे, जो महिलाएं थी, वो काफी संघर्ष कर रहे थे कि हमें भी मत देने का अधिकार प्राप्त हो। और 19वीं 20वीं शताब्दी में यह जो है आंदोलन एक व्यापक रूप लिया। आगे बात करते हैं प्रेस की आजादी। यहाँ पर प्रेस की आजादी भी नहीं थी। प्रेस को कुछ अपने मर्जी से लिखने का, बोलने का अधिकार नहीं था। जो राजशाही वर्ग हुआ करते थे, जो राजतंत्र परिवार के लोग हुआ करते थे, उनके अनुसार ही प्रेस को लिखना पड़ता था और बोलना पड़ता था, ताकि राष्ट्रवाद की भावना जागृत नहीं हो। तो यहाँ पर जो उदारवाद के मायने थे, इसके एक मायने के अंतर्गत यह भी था कि प्रेस की आजादी हो, प्रेस को बोलने की आजादी मिले, प्रेस को किसी भी विषय पर लिखने की आजादी मिले। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं और यह है आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में उदारवाद से, पूंजी और रुपए में तथा वस्तुओं का लेन देन में उदारवाद यानी छूट से। इसके अंतर्गत जो कुछ मुख्य बातें हैं हम उसको समझते हैं। पहला है बाजारों की मुक्ति। आर्थिक उदारवाद के अंतर्गत पहला क्या है? बाजारों की मुक्ति। जो बाजार पर जो है राजतंत्र शाही का या फिर कुछ विशेष वर्ग का जो है एक अधिकार हुआ करता था, तो ये लोग चाहते थे कि बाजार की मुक्ति हो, बाजार पर एक राज परिवार का ही नियंत्रण नहीं हो, एक राजशाही का नियंत्रण ही नहीं हो, कुलीन वर्ग का ही नियंत्रण नहीं हो, बल्कि यहाँ पर सभी को विशेष अधिकार प्राप्त हो और सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो। इसके बाद हम बात करते हैं पूंजी आवागमन बिना राजकीय हस्तक्षेप अथवा नियंत्रण की, यानी पूंजी का जो आवागमन होगा वह भी क्या होगा, तो बिना किसी राजकीय हस्तक्षेप का तथा किसी नियंत्रण के, क्योंकि यह राजकीय नियंत्रण तथा राजकीय हस्तक्षेप के कारण जो है जो मध्यम वर्ग के व्यापारी वर्ग के लोग थे उनको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना होता था। उन्हें जो है अपने व्यापार में जो है काफी नुकसान होता था। अगर हम इसकी बात करें कुछ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह एक बाजार है और बाजार में जो है कुछ क्षेत्र बटे हुए हैं जिन क्षेत्रों से सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से कोई वस्तु को हमें यहाँ पर लेके जाना है, व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए यहाँ के बाजार में पहुंचाना है, तो यहाँ पर जब यह निकलते तो जितने ही सीमा होते थे उतने जगह पर सीमा शुल्क देना पड़ता था। यहाँ भी सीमा शुल्क, यहाँ भी सीमा शुल्क, यानी जितनी भी सीमाएं होती थी हर जगह सीमा शुल्क यानी टैक्स के रूप में कुछ रुपए, कुछ धन या कुछ वस्तु को ही देना होता था, जिसके कारण जो मध्यम वर्ग के व्यापारी वर्ग के लोग होते थे यह काफी ज्यादा दुखी रहते थे और अपने सामान को यह उचित मूल्य पर बेच नहीं पाते थे। इसके बाद यहाँ की जो मापतोल पद्धति थी यह भी कुछ अधिक थी। मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर है तो आगे चलकर 1 मीटर में कहीं पर 65 सेंटीमीटर, कहीं पर 55 सेंटीमीटर, कहीं पर 50 सेंटीमीटर, कहीं पर 135 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हुआ करता था। यानी माप तोल की जो पद्धति थी वह भी अलग थी। अगर हम वजन की बात करें तो कहीं पर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम था, तो कहीं पर 1 किलोग्राम में जो है 700 ग्राम, कहीं 1200 ग्राम, कहीं 1100 ग्राम, कहीं 500 ग्राम, इस तरह से। यानी हर क्षेत्र में जो है माप तोल की जो पद्धति थी वह भी अलग अलग थी, जिससे व्यापारी वर्ग को काफी ज्यादा असुविधाओं का सामना करना होता था। यहाँ पर मुद्रा के भी कई सारे प्रकार थे, यानी हर क्षेत्र में अलग अलग मुद्राएं चलती थी, जिससे कि व्यापार करने में और भी ज्यादा असुविधाएं होती थी व्यापारी वर्ग को। तो यह सब जो है इनको मध्य वर्गीय लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता था। इसलिए यह चाहते थे कि बिना कोई राजकीय हस्तक्षेप के और बिना कोई राजकीय नियंत्रण के जो है हमें पूंजी आवागमन का छूट मिले, हमें व्यापार करने का छूट मिले। आगे हम बात करते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है यह है जुल्वे राइन। यह जुल्वे राइन क्या है? तो यह जुल्वे राइन जो है यह एक शुल्क संघ है। जुल्वे राइन एक शुल्क संघ है जो कि 1834 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई, और यह स्थापना परसा के द्वारा की गई थी। और यह जो है इन्हीं सारी समस्याओं, जो सीमा शुल्क, मापतोल की पद्धति, मुद्रा के अनेक प्रकार थे, इन सब के विरुद्ध ही यह एक जो है जुल्वे राइन जो है जुल्वे राइन क्लब की स्थापना की गई थी। और इसके तहत जो है एक सभा की गई, मीटिंग की गई, और इसमें शुल्क संघ को स्थापित किया गया था। और इसमें परसा का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। परसा के द्वारा ही जो है इसकी स्थापना की गई थी, और यह 1834 में। इससे कुछ बदलाव भी हुआ और कुछ फायदे हुए। क्या फायदे हुए वह देखते हैं। तो अगर हम मुद्राओं की संख्या की बात करें, जो मुद्रा की संख्या जो है कई प्रकार के थे। कहीं पर डॉलर, कहीं पर यूरो, कहीं पर अन्य प्रकार की मुद्राएं हुआ करती थी। यानी अन्य जगहों पर अन्य अन्य प्रकार की मुद्राएं, यह जो है व्यापार में काफी बाधाएं स्थापित करती थी, और साथ ही साथ जो है यह व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान पहुंचाती थी। तो इस जुल्वे राइन क्लब की स्थापना के बाद, शुल्क संघ की स्थापना के बाद क्या हुआ, तो मुद्रा की संख्या को जो है केवल 2 कर दी गई, और 2 प्रकार की मुख्य मुद्रा को रखा गया था। साथ ही साथ यहीं पर यातायात के साधनों का विस्तार हुआ, रेलवे का विस्तार हुआ, जिससे कि व्यापार में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई और व्यापारी वर्ग को भी काफी ज्यादा सुविधा हुआ। तो यह जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं, और अगर इस पॉइंट को आपने जो एक एक करके भी पढ़ा है, इस सारे पॉइंट को अगर आप अपने कॉपी में एक नोट्स बनाते हैं, और इस नोट्स को जो है देख के, एक एक पॉइंट को देख के अगर आप किताब को एक बार पढ़ लेते हैं, तो आपको सारी चीजों को आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि किताब की सारी बातों को जो है इस YouTube वीडियो के माध्यम से समझाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी सारी बातें जो महत्वपूर्ण होती है वह मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप इसके बाद जो है एक बार किताब को पढ़ लेंगे, तो मैं पूरी तरह से आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर एग्जाम में आपके सवाल आएंगे तो कभी भी आप कोई सवाल को छोड़ नहीं पाएंगे। सारे सवाल जो है आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए आप इन पॉइंटों को उतार ले, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप बाद में अपने नोट्स में इसको लिख सके और एक बार किताब को अवश्य पढ़ें। तो आप स्क्रीनशॉट इनका ले लें। चलिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और यह स्क्रीनशॉट को आप नोट्स के माध्यम से लिखिएगा। अगर नोट्स में लिखते हैं और एक बार सिर्फ अच्छे से किताब को पढ़ लीजिएगा, चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, तो आपको पूरी तरह से यह अध्याय समझ में आ जाएगा। तो अब इसके कुछ अगले पॉइंट को हम देखते हैं। अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के अगले पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है यह है नई रूढ़िवादी शासन व्यवस्था। और यह नई रूढ़िवादी शासन व्यवस्था कब अस्तित्व में आई? तो यह 1815 के बाद, यानी 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई, तो इस समय जो है नेपोलियन के जाने के पश्चात यहाँ के जो कुछ उच्च वर्ग के लोग थे, यह फिर से वैसी ही परंपरा को लाना चाहते थे जो कि क्रांतिकारी के आने से या क्रांति के पहले से ही था। यानी यहाँ पर पारंपरिक संस्थाएं व्यवस्थित रहे, ऐसा वह चाहते थे। जैसे कि वही शासक व्यवस्था जो है, शासन व्यवस्था निरंकुश शासक के हाथों में रहे। साथ ही साथ जो यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग थे, जैसे पादरी हुआ करते थे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त होना, चर्च को विशेषाधिकार प्राप्त होना, कुछ कुलीन वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त होना, संपत्ति के अधिकार का बंटवारा होना, और जिस प्रकार से पहले सारी व्यवस्था चल रही थी क्रांति से पहले, वैसी ही व्यवस्थाओं को फिर से लागू करने की कोशिश की गई। और इसी को हम कहते हैं
पारंपरिक संस्थाएं व्यवस्थित रहे, ऐसी उनकी विचारधाराएं थी। और यह विचारधारा जो हुई यह कब हुई, तो 1815 के बाद जब नेपोलियन की हार हुई और नेपोलियन को जो हराने वाले कुछ राष्ट्र थे जैसे ऑस्ट्रिया, प्रुसा, ब्रिटेन, यह सारे मिलकर जो है एक संधि किए जिसका नाम था वियना संधि। इस वियना संधि में ब्रिटेन, रूस, प्रुसा और ऑस्ट्रिया तथा और अन्य भी यूरोपीय देश थे और इनका जो अगुवाई कर रहा था, अध्यक्षता कर रहा था, वह एक व्यक्ति था जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। यानी 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, और इस नेपोलियन के हार के लिए जो है कोई एक देश उनसे मुकाबला नहीं किए थे, बल्कि कई सारे राष्ट्र मिलकर जो है मुकाबला किए थे, जिनमें से कि ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रुसा यह मुख्य राष्ट्र हैं। तो इन लोगों की एक संधि हुई जिसे हम वियना संधि के नाम से जानते हैं। इसकी संधि जो हुई वह वियना में ही हुई थी, इसलिए इसको वियना संधि के नाम से जाना जाता है। और इसी समय जो है इसी संधि में एक वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वह ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा की गई थी। यानी यहाँ पर कहा जा सकता है कि नेपोलियन के पतन के बाद जो है नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग का प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर अब जो है यह जो कुछ मुख्य देश थे जिसमें से एक ऑस्ट्रिया था और यहाँ का एक चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, अब इनके नीति के अनुसार जो है लोग चलना शुरू कर चुके थे। आगे हम बात करते हैं कि इनमें कुछ खास बातें क्या हुई कि अब फिर से बुर्बो वंश की बहाली की गई। यानी वैसे राजवंश जो पहले शासन क्या करते थे, चाहे ऑस्ट्रिया के हो या फिर फ्रांस के हो, इसके अलावा जो भी देश थे उस देश में जो भी राजशाही व्यवस्थाएं पहले से चलती आ रही थी अब फिर से उन्हीं को बहाल कर दिया गया। यानी फिर से राजतंत्र को स्थापित कर दिया गया और फिर से वे सारे नियम कानून जो क्रांति से पहले थे वही लगा दिए गए। लेकिन कोशिश की गई थी कि इसमें थोड़ा सा उदारवाद को अपनाया जाए, जिससे कि लोगों में क्रांति फिर से नहीं भड़के और उनकी यह राजतंत्र की व्यवस्था फिर से चलती ही रहे। इसके बाद है कि फ्रांस सीमा पर नए राज्य स्थापित किए। अब यह जो वियना संधि हुआ इनके तहत एक और बात आई कि फ्रांस सीमा जो है वहां पर नए राज्यों को स्थापित किया गया। जो कुछ मजबूत राष्ट्र थे उनको वहां पर स्थापित किया गया, साथ ही साथ कुछ क्षेत्र को भी इधर से उधर किया गया ताकि वहां फ्रांस की जो सीमाएं हैं वहां पर जो है उनका एक नियंत्रण हो सके, क्योंकि उनको डर था कि कहीं फ्रांस पुनः जो है दोबारा आक्रमण नहीं करे या फिर उनकी सेना पुनः आक्रमण नहीं करे। इस चीज को देखते हुए उन्होंने फ्रांस की सीमा पर कई सारे नए राज्य स्थापित किए और उन राज्यों को मजबूत करने का काम किया। आगे है सेंसरशिप। अब यहाँ पर जो है सेंसरशिप भी लगा दी गई थी। सेंसरशिप लगाने का तात्पर्य है कि जो न्यूज़पेपर, अखबार, मीडिया वाले को या पत्रिका वाले को जो बोलने की आजादी थी, जो कि उदारवाद की भावना को जो बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, उन पर जो है कुछ पाबंदी लग गई। अब वह अपनी आजादी से लिख नहीं सकते थे, आजादी से बोल नहीं सकते थे। उन पर जो है इन राजशाहियों का जो है वह आधिपत्य हो गया। अब राजशाहियों के माध्यम से ही जो है पत्रिका या अखबार छपा करते थे, जैसा वो चाहते थे वैसा वो लिखते थे। और इस सेंसरशिप से लोगों में असंतुष्टता भी थी। साथ ही साथ जो यहाँ पर फिर से राजतंत्र स्थापित की गई, लोगों में इससे काफी ज्यादा असंतुष्टता थी। इन विद्रोहों के बीच में कुछ क्रांतिकारी जो है वह उभर कर आए और कितना ही कोशिश किया गया राजतंत्र राजशाहियों के द्वारा इन क्रांतिकारी को रोका जाए, लेकिन जिन्हें एक बार उदारवाद का स्वाद चखा चला गया हो वह भला इतनी आसानी से उदारवाद को कैसे भूल जाए। क्योंकि यह लोग उदारवाद का स्वाद चख चुके थे और काफी उनको जो है पसंद आया था उदारवाद की नीति, इसलिए वह चाहते थे कि फिर से उदारवाद को अपनाया जाए और उदारवाद अगर राजतंत्र भी चले तो वह उदारवाद की नीति के अनुसार चले। लेकिन जो भी राजशाही लोग थे वह इस उदारवाद की नीति को नहीं मानते थे और क्रांतिकारियों का दमन करते जा रहे थे। इसी क्रांतिकारी के दौर में जो है कुछ ऐसे क्रांतिकारी हुए जो अपने आप को बचाने के लिए जो है भूमिगत हो गए, क्योंकि राजशाहियों के द्वारा जो है उनको पकड़कर जो है बंदी बनाया जा रहा था, उन पर जो है अंकुश लगाया जा रहा था। लेकिन इसको देखते हुए जो है कुछ क्रांतिकारी ऐसे हुए जो इधर से उधर चले गए, कि अपने क्षेत्र बदल लिए और वह भूमिगत हो गए, छुप छुप के जो अपने काम करते रहे, लेकिन उदारवाद की नीति को यह अपनाना चाहते थे और सरकार से यानी राजशाही से जो है यह अपने पर मजबूर करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपना क्रांतिकारी विचार को जारी रखा। इसी समय में
बहुत से गुप्त संगठन बने। यहाँ पर जो भी क्रांतिकारी लोग थे वह जहां भी जाते थे वहां पर अपना कुछ न कुछ संगठन बनाते थे, ग्रुप बनाते थे और लोगों को जो है एक क्रांति के ज्वाला में जो है भड़काने का काम करते थे। लोगों के अंदर जो है क्रांति की मशाल जलाने का काम करते थे और लोगों में यह भर देते थे कि उदारवाद की नीति ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, अगर इसको अपनाया जाए तो हम भी अपना विकास कर सकते हैं और हमारा राष्ट्र जो है यह एक सही मायने में जो है अच्छा राष्ट्र बन सकता है, राष्ट्र राज्य बन सकता है। कुछ गुप्त संगठन जो बने, इनमें से कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने बार बार जो है विद्रोह किया, राजशाहियों का, राजतंत्र का विद्रोह किया। और लेकिन यह जो भी संगठन बन रहे थे यह छुप छुप के अपना काम कर रहे थे, क्योंकि इनको जो है राजशाहियों से डर था, क्योंकि जो राजशाही थे, निरंकुश शासक थे, उनकी संख्या ज्यादा थी, उनके सैनिक की संख्या ज्यादा थी, लेकिन जो यह उदारवादी विचार के क्रांतिकारी थे इनकी संख्या कम थी। इसलिए यह छुप छुप के अपना काम क्या करते थे। इन्हीं क्रांतिकारियों के बीच में से एक व्यक्ति है जिनका नाम है जोसेपी मैत्सिनी। जोसेपी मैत्सिनी जो है इनका जन्म जेनोवा में 1807 में हुआ था और यह मात्र 24 साल के एक ऐसे युवा थे जिन्होंने क्रांतिकारी की लोग को इतना तेजी से भड़काया, इतना तेजी से फैलाया कि लोगों में क्रांति की एक ज्वाला भड़क उठी और लोगों ने चाहा कि अब हमें जो है क्रांति करनी होगी, क्रांति में भाग लेना होगा। और जोसेपी मैत्सिनी के द्वारा जो है दो संगठन बनाया गया, पहला यंग इटली, दूसरा यंग यूरोप। यानी एक यह 24 साल का नौजवान ने देश को जो है, राज्य को, क्षेत्र को जो है काफी ज्यादा जो है क्रांतिकारियों से प्रभावित किया, अपने विचारों से प्रभावित किया। इनसे इतना ज्यादा लोग प्रभावित हो गए कि यह जो है ज्यादा से ज्यादा क्रांति में जुड़ने लगे। जो आम लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो उदारवाद की नीति को अपनाना चाहते थे, वह जो है मैं इनके साथ, जोसेपी मैत्सिनी के साथ जुड़ने लगे और यह क्रांतिकारी की विचारधारा जो है और भी ज्यादा भड़कने लगी। यह जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण की कुछ खास पॉइंटें थी जिनको हमने समझने का प्रयास किया और उम्मीद है कि यह आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बात जो कि क्रांति के दौर से होगी, 1830 और 1848 की क्रांति का दौर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि यह वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, क्योंकि आप इतिहास को पढ़ रहे हैं, हम अपनी बीती हुई कहानी को पढ़ रहे हैं। यह वीडियो जो होगा यह ज्यादा लंबा बनेगा, ज्यादा पार्ट में बनेगा, क्योंकि इसको हम बारीकी से एक एक चीज को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर जल्दी में हम इसे पढ़ लेंगे, जल्दी में इसे हम समझ लेंगे, तो फिर ज्यादा दिन तक वो नहीं रहेगा हमारे दिमाग में। इसलिए हमें एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना होगा। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि क्वेश्चन आंसर रट लेने से ही जो है हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी, हम अच्छे खासे जानकार हो जाएंगे। तो यह बिल्कुल आपका जो है गलत विचार है। आप लोग जो है पढ़ाई को जो है सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं समझे, पढ़ाई को अपने अंदर जो है एक नॉलेज, एक ज्ञान को बढ़ाने के लिए समझे। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने अंदर में जो है ज्ञान को भर सकते हैं, न कि सिर्फ एग्जाम पास करना है। अगर एग्जाम पास करने के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग हमेशा यही सोचते हैं कि सिर्फ कुछ एग्जाम्स में हम जो है, जब एग्जाम नजदीक आएगा हम कुछ क्वेश्चन आंसर को याद कर लेंगे। कई सारे टीचर भी होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि क्वेश्चन आंसर ही याद करवा देंगे, बच्चे क्वेश्चन से याद कर लेंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर ले आएंगे। लेकिन वह क्वेश्चन से याद करने से आप एग्जाम में नंबर तो ले आइएगा, एग्जाम पास तो कर जाइएगा, लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आप पास नहीं कर पाइएगा। साथ ही साथ अपने अंदर के हुनर को आप दिखा नहीं पाइएगा, आप अपने अंदर ज्ञान को भर नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा एक ही वक्तव्य होता है कि आप जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, एक समुचित ढंग से पढ़ें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो और आप किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को आप पढ़ा भी सके। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे चलकर आप पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण जानकारी ही जो है मनुष्य को ज्ञानवान बनाता है। सिर्फ कुछ हड़बड़ी में पढ़ी हुई पढ़ाई, कुछ क्वेश्चन से याद करने से ही आप ज्ञानवान नहीं हो जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें। वीडियो को अच्छे से देखने के बाद जो है एक बार किताब को अवश्य पढ़ें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी और ऐसी जानकारी होगी जो आप कभी नहीं भूलिएगा और आप एग्जाम में तो अच्छे नंबर लाएंगे ही लाएंगे। साथ ही साथ आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कीजिएगा उसमें आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और आप अपने अंदर भी ज्ञान को भर सकते हैं। तो फिर हम जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।